तो आप लोग कुशल से होइएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मेरे वर्ग में उपस्थित भी होइएगा, ऐसा भी मैं विश्वास करता हूँ। आज मैं आपको व्याकरण का दूसरा चैप्टर संधि तो पढ़ा दिया। संधि को पढ़ाने में बहुत समय भी हम खींचे, ताकि संधि विच्छेद करने में आप लोगों को बड़ा दिक्कत होता था, बहुत से त्रुटियां होती थी, बहुत गलती करते थे आप। इसीलिए मैं संधि प्रकरण में लगभग 15 दिन हम लगातार आपको पढ़ाते रहे, समझे कि नहीं। तो अब तो संधि आप लोगों के लिए बहुत हल्का हो गया होगा, समझे कि नहीं। और सिर्फ मेरे ही पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। बच्चे जब स्वयं पढ़ेंगे तभी पूरी पढ़ाई उनकी होगी। टीचर तो पढ़ा करके चले जाते हैं, लेकिन उसी चैप्टर को अगर बच्चे उलट के फिर नहीं देखेंगे तो फिर जो भी शिक्षक महोदय पढ़ाए वो सब भूल जाता है बच्चा, समझे कि नहीं। तो आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय नाम सुने होइएगा। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, नहीं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पूर्व से भी जानकारी होगी, लेकिन अब मैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम आप ये समझिए कि उपसर्ग है क्या, प्रत्यय है क्या। प्रत्यय मोटा मोटी दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होता है सो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय शब्दों के बाद में वैसा कुछ शब्दांश होता है जो लगाया जाता है, तो वो हो गया तद्धित प्रत्यय। और जहाँ तक कृदंत प्रत्यय का सवाल है तो वो आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका परिभाषा आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। क्रिया जोड़ अंत कृदंत, अर्थात क्रिया के अंत में जो प्रत्यय आता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, तद्धित प्रत्यय है ना, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है ना। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पूर्व में उसको जोड़ा जाता है। अर्थात ऐसे इसकी परिभाषा, इसको ऐसे परिभाषित कीजिए कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुटकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वैसे शब्दांश को उपसर्ग कहेंगे। समझ गए होइएगा? जैसे मान, मान का मतलब हुआ मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान। लेकिन उसी मान के पूर्व में अगर अप लगा दीजिए, है ना, अप उपसर्ग लगा दीजिए तो अपमान हो गया। ठीक ना? अपमान हो गया तो मान का अर्थ और अपमान के अर्थ में आकाश जमीन का अंतर है। मान का उल्टा हो गया अपमान। सिर्फ अप उपसर्ग लगाने से एक शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है। तो ऐसे ही है, अप हुआ, अनु हुआ, है ना, प्र हुआ, बहुत से ऐसे उपसर्ग हैं जिसका मोटा मोटी ऐसे समझिए कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके स्वतंत्र अस्तित्व हैं। अब जैसे अनु, अनु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका अर्थ होता है, लेकिन उसको हम उपसर्ग के रूप में भी हम लिखते हैं। तो हो गया अनुमान, अनुराग, है ना, अनुपम, अनुरक्ति, जिसका विपरीत होता है विरक्ति। तो ये सब अनु लग गया। हाँ, कुछ ऐसे भी शब्दांश हैं जिसको किसी शब्द में अगर न जोड़ा जाए, वो अगर स्वतंत्र रहे तो कहीं से उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता है ना। तो ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहेंगे, जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुट करके उस शब्द के अर्थ में आमूल परिवर्तन लाए। अब जहाँ तक प्रत्यय का सवाल है, ठीक इसका उल्टा होता है प्रत्यय। उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में जुटता है और प्रत्यय उसके पश्चात जुटता है। किसी शब्द के पूर्व में जुटने वाला शब्दांश उपसर्ग है, तो शब्द के पश्चात जुटने वाले शब्द क्या है? प्रत्यय। ठीक है, समझ गए होइएगा? जैसे पन, पन, अपनापन, लड़कपन, अल्हड़पन। तो ये पण सब में आ रहा है। एक लड़का का जो शाब्दिक अर्थ होगा उसमें और एक लड़कपन में अंतर है। लड़कपन उसका भाव हो गया, लेकिन लड़का हो गया संज्ञा। नहीं, पन लगाने के बाद ही ना संज्ञा में पन लगा दिए तो भाव उससे झलकने लगा, तो एक ही अर्थ तो नहीं हुआ। इसको कहेंगे हम प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये बहुत
हल्का चैप्टर है और इसको समझ लेने से आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में प्रायः उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको उसकी परिभाषा में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई होगी। उपसर्ग होता है कि किसी भी शब्द के पूर्व में लगता है, प्रत्यय होता है जो उस शब्द के बाद में लगता है। यही उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। अब जैसे प्रत्यय भी कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति प्रत्यय संस्कृत में जब आप पढ़िएगा, या ऐसे भी आप समझ लीजिए, प्रकृति प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, एक स्त्री प्रत्यय भी होता है, लेकिन वो संस्कृत में होता है। नहीं, तो ऐसे शब्द को हम देखिए कहाँ से कहाँ आप चले आए। प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय के बाद जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़ा जाए उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो आगे जो आपको है दूगो पढ़ना, जो दूगो हम बोले हैं अभी कि एक स्त्री प्रत्यय, एक प्रकृति प्रत्यय, तो वो हिंदी का चीज़ नहीं है, मोटा मोटी वो संस्कृत का ही चीज़ है। आपको हिंदी में बस यही पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। उपसर्ग का आगे कोई ब्रांच नहीं चला, उपसर्ग उपसर्ग ही रह गया, लेकिन प्रत्यय जो है सो आगे बढ़ा। तो प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आड़ी, आड़ी क्या है? एक प्रत्यय है। खेल में आड़ी लगा दीजिए खिलाड़ी। अनाड़ी, ये सब आरी प्रत्यय हुआ। जैसे लाई प्रत्यय हुआ। अब आपको ये देखना है कि शब्द जिसमें आप प्रत्यय लगाए वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि अव्यय है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में आप प्रत्यय लगा करके और उसके रूप में उसके अर्थ में अंतर करते हैं तो ये तद्धित प्रत्यय। आप कोई पूछ देगा कि ऐसा बतलाओ यह कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पहचानने का यही तरीका है कि किस शब्द में आप प्रत्यय लगाए हैं, वो शब्द क्या है। वो शब्द संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द है जिसमें आप प्रत्यय लगाए हैं तो वो तद्धित प्रत्यय हो गया। और क्रिया के अंत में अगर आप प्रत्यय लगाते हैं तो कृदंत प्रत्यय हो गया।
लिखना क्रिया हो गया, लिखावट, है ना। बट प्रत्यय लग गया तो ये कृदंत प्रत्यय हो गया। लिखावट, चढ़ावट नहीं। उसके बाद आपसे और क्या कहें, जो और कोई प्रत्यय बोलो, और कोई क्रिया शब्द, जैसे मान लो खिलाड़ी, खेल खेलने वाला खिलाड़ी हो गया। जैसे आपसे कह दें आरी इसमें लग गया, जैसे आई, रुलाई, हंसाई, पढ़ाई, लिखाई, आई इसमें लग गया। इसमें क्या लगा? आई। तो ये सब हो गया कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हो गए। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद जो लगेगा वो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो गए। तो बच्चों, मेरा विश्वास है कि आप ये तद्धित और प्रत्यय के संदर्भ में जो भी मैंने आपको बात बताई है वो आप भली भांति समझ गए होइएगा। मैं तो मेरा अपना एक वसूल है, एक सिद्धांत है, कम पढ़ाऊँगा लेकिन आपको अधिक समझाऊँगा। पढ़ाई कम होगी और समझाऊँगा ज़्यादा। तो जब ज़्यादा समझाऊँगा तो पढ़ाई तो कम होगी ही, सिलेबस, क्योंकि हमको धरफोरी का काम नहीं आता और धरफड़ाने का जरूरत आपको भी नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत आगे बढ़ा हुआ है। व्याकरण भी मैं आपको करीब करीब खींच ही दिया। और सिलेबस का जहाँ तक सवाल है, सिलेबस तो कब आपका सेकेंड टर्मिनल का सिलेबस आप पढ़ करके आप बैठे हुए हैं। परीक्षा की घड़ी जब नज़दीक आएगी तो पुनः उसको एक बार पुनः मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें धरफड़ाने की बात नहीं है। व्याकरण बहुत ही गूढ़ चीज़ है, व्याकरण बहुत ही गहराई का चीज़ है। उसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कोई कहानी है नहीं तो किताब की कहानी पढ़ लिए, कहानी तो है, कहानी समझ में आ गया, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है आप तो करिए दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत समझने का है और समझाने का यह विषय है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी पढ़ाई होती है उसको अक्षरशः समझने का प्रयास कीजिए और धरफड़ा करके आगे बढ़ने का कोशिश न कीजिए। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरे इस वर्ग में उपस्थित हुए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद मैं उन्हें ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।